हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पेमेंट ऑफ टैक्स में एक रूल कवर करेंगे। रूल है हमारा 86B। ओके। जिसकी इफेक्टिव डेट है हमारी 1 जनवरी 2021। इसका मतलब है 1 जनवरी 2021 से ये रूल क्या हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है। इससे पहले ये रूल नहीं था। तो आइए जानते हैं कि अब एप्लीकेबल होने से क्या इफेक्ट पड़ा है। रूल 86E क्रेडिट लेजर का होता है, आईटीसी होता है इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का। ओके। और उस आईटीसी का यूटिलाइजेशन हम करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, आउटपुट टैक्स के लिए, पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स के लिए। आरसीएम टैक्स का पेमेंट हम आईटीसी से नहीं कर सकते, पेनल्टी का पेमेंट हम आईटीसी से नहीं कर सकते, इंटरेस्ट का पेमेंट हम आईटीसी से नहीं कर सकते। आईटीसी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स के लिए होता है, या फिर हमको उसका क्या मिलता है, रिफंड मिलता है सेक्शन 54 के प्रोविजन से। ओके। तो ये हमारा कौन सा हुआ, रूल 86 हुआ। इसके बाद में लॉ में इंसर्ट किया गया था रूल 86A। रूल 86A था ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी का। मींस आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अवेलमेंट तो होता रहेगा, लेकिन यूटिलाइजेशन पे उस पे क्या लगा दी थी, ब्लॉकिंग लगा दी थी। नाउ अब उसी सीरीज में नया रूल इंसर्ट किया है, रूल 86B। आइए अब इसके हर एक वर्ड का क्या निकालें, जूस निकालें। तो 86B है हमारा रेस्ट्रिक्शन। रूल 86B किसका है, रेस्ट्रिक्शन का है। रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम आपके, मींस आईटीसी के यूटिलाइजेशन पे ब्लॉकिंग नहीं करेंगे। यूज तो आप कर सकोगे, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन पे क्या लगा देंगे हम, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। आईटीसी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ किसके लिए होता है, आउटपुट टैक्स के लिए होता है। तो 86B रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट। तो जो हमारे पास में आईटीसी में जो अमाउंट अवेलेबल है, ओके, ई क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी का आईटीसी, सीजीएसटी का आईटीसी, एसजीएसटी का आईटीसी, या यूजीएसटी का आईटीसी, या फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो क्या होता है, आईटीसी होता है, सभी पे ये क्या लगेगी, रेस्ट्रिक्शन लगेगी, ऑन यूज पर लगेगी। यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल मींस आपके पास में अमाउंट अवेलेबल होगा, ओके, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में क्या नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इट मींस आपको अब कुछ ना कुछ अमाउंट अपने ई कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा। इवन आपके पास में आईटीसी अवेलेबल है, ओके, और उस पे रूल 86A से ब्लॉकिंग भी नहीं है, लेकिन अगर आप रूल 86B में कवर हो जाते हैं तो उसके यूज पर क्या लग जाएगी, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। जितना यूज कर सकेंगे उतना तो होगा, रिमेनिंग आपको ई कैश लेजर से क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके। तो ये रूल 86B है। रूल 86B की शुरुआत होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स। मींस रूल 86 में कुछ भी लिखा हुआ हो, आपके पास में आईटीसी है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ हो, ओके, लेकिन रूल 86B का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, ओवरराइडिंग क्या होगा, इफेक्ट होगा। दूसरा रूल कुछ भी बोलता हो कि आपके पास में आईटीसी है, आप उसका यूटिलाइजेशन पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन सभी पर भारी पड़ने वाला है रूल 86B, क्योंकि इसे स्टार्टिंग से बोल दिया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस क्या है, रूल्स। ओके। अब किस पे एप्लीकेबिलिटी होगी, तो उसके लिए बोलते हैं द रजिस्टर्ड पर्सन। द रजिस्टर्ड पर्सन, तो आईटीसी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन तो हो सकता है, उसे आउटपुट टैक्स पे करना रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन जब तक वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो जाता तब तक वो आईटीसी का अवेलमेंट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, तो रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। रजिस्टर्ड पर्सन में यहां पर कंपोजिशन वाले कवर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कंपोजिशन वाले
रजिस्टर्ड होते हुए भी आईटीसी का अवेलमेंट नहीं कर सकते, तो उन पे रूल 86 बी की रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। उन्हें तो अपना एंटायर 100% आउटपुट टैक्स ई कैश से ही क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो यहां रजिस्टर्ड पर्सन में कंपोजिशन वाले कवर नहीं होंगे, रजिस्टर्ड पर्सन में आईएसडी वाले भी कवर नहीं हो सकते यहां पर, क्योंकि आईएसडी वाले जो आईएसडी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं वो क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। क्रेडिट के किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपका ऑफिस सिर्फ और सिर्फ आईएसडी के तरह क्या है, रजिस्टर्ड है, तो भी रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आईएसडी ऑफिस की कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती ही नहीं है। तो जब उस पे कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, तो रूल 86 बी की रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। वो तो जो क्रेडिट अवेल करते हैं उस क्रेडिट का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन रूल 86 बी की डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है, उसके किस पे है, यूटिलाइजेशन पे है। पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स के यूटिलाइजेशन के लिए है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए रूल 86 बी आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की कैपेसिटी में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की कैपेसिटी में, टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में या टैक्स कलेक्टर की कैपेसिटी में, सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हैं, उन पर भी रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि रूल 86 बी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है यूज पे, उसका यूज होता है पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स में, तो उसके यूटिलाइजेशन पे क्या लगा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्टर की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हैं, एज ए टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो आप पर रूल 86 बी की रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो रूल 86 बी की एप्लीकेशन होगी जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, इंक्लूडिंग कौन से, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इंक्लूडिंग कौन से, एनआरटीपी भी इसमें कवर हो जाएंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी इसमें कवर हो जाएंगे, नॉर्मल टैक्स पेयर कवर हो जाएंगे, कंपोजिशन वाले कवर नहीं होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आईएसडी की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हैं वो कवर नहीं होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हैं, टीसीएस की कैपेसिटी में रजिस्टर्ड हैं, वो कवर नहीं होंगे। और जो बाहर वाले ओआईडीआर वाले होते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्सेस रिटर्न सर्विस, जो बाहर होते हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर उन्हें कोई आईटीसी का अवेलमेंट होता ही नहीं है। तो अब यहां पर करते हैं ओवरराइडिंग सेक्शन। रूल है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल में द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज, आप नहीं करोगे, आप यूज नहीं करोगे। इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है, पोर्टल से नहीं होगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये आपको अपने आप पर खुद से क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये रेस्ट्रिक्शन आप पर एप्लीकेबल है और सेल्फ रेस्ट्रिक्शन आपने नहीं लगाई, तो इसका कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 29 और सब सेक्शन 2 के प्रोविजन से कैंसिलेशन ऑफ क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप 86 बी में फॉल होते हैं तो आपको ये सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगा लेनी है, एल्स आपके कॉन्सिक्वेंस खतरनाक हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो सकेगा, कैंसिल हो सकेगा। तो लॉ बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज, नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। द अमाउंट अवेलेबल है आपके पास में, इसका मतलब आईटीसी के अवेलमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वो तो आपको जैसे मिलता है 100% वैसे मिलता ही रहेगा GSTR2B से। जो एलिजिबल हो आप उसका आईटीसी बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन है शैल नॉट यूज पे, आप अवेल करिए, लेकिन आप उस अमाउंट को आईजीएसटी के आईटीसी को, सीजीएसटी के आईटीसी को, एसजीएसटी के आईटीसी को, यूटीजीएसटी के आईटीसी को, जीएसटी कंपनसेशन सेस के आईटीसी को शैल नॉट यूज नहीं कर पाएंगे जो आपके उसमें अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है, इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो ई क्रेडिट लेजर से हमको आईटीसी मिलता है,
तो हम उसको क्या नहीं कर सकेंगे, यूज नहीं कर सकेंगे। टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी, तो पेनल्टी का पेमेंट तो वैसे ही आईटीसी से नहीं हो सकता, इंटरेस्ट का पेमेंट भी वैसे ही क्या नहीं हो सकता, आईटीसी से नहीं हो सकता, अदर ड्यूज का पेमेंट भी आईटीसी से नहीं हो सकता, आरसीएम लायबिलिटी का पेमेंट भी क्या नहीं हो सकता, आईटीसी से नहीं हो सकता। ओके, आईटीसी से नहीं हो सकता, टीसीएस, टीडीएस, इन सभी का डिस्चार्ज आईटीसी से हो ही नहीं सकता। तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन किस पे है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि टूवर्ड्स द आउटपुट टैक्स। तो जो आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स, तो जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे वो सप्लाई फॉर ए कंसीडरेशन हो, चाहे वो सप्लाई क्या हो, विदाउट कंसीडरेशन हो, आउटपुट टैक्स मतलब सप्लाई की जो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी बनती है, इंक्लूडिंग डिमांड, डिमांड भी आपकी आउटपुट टैक्स में जाएगी। इंक्लूडिंग कौन सी डिमांड, तो किसी महीने में आपकी डिमांड बनी है तो वो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का क्या बनेगा, इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपकी कोई अनएडमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, जिसके लिए आप अपील में जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्री डिपोजिट करना पड़ता है अपनी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज, तो वो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही होती है। डिस्प्यूटेड हुआ तो क्या हुआ है, तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इंक्लूडिंग क्या है, डिमांड है, इंक्लूडिंग आपकी कौन सी है, अपील, और कौन सी है, रिवीजन वाली लायबिलिटी है। तो जो भी जीएसटी लॉ में आईटीसी का रिवर्सल भी किस में जाता है, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का ही क्या बनता है, पार्ट बनता है। तो जो भी जीएसटी में आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बन रहा है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का क्या बन रहा है, पार्ट बन रहा है, चाहे वो आईटीसी के रिवर्सल से हो, डिमांड रिकवरी से हो आपके, या फिर अपील की क्या हो, प्री डिपोजिट जो भी हो, तो उसके लिए जो यूटिलाइजेशन है, उसके लिए बोल रहे हैं शैल नॉट यूज, आप यूज नहीं कर सकोगे। आईटीसी अवेलेबल है ई क्रेडिट लेजर में, लेकिन फिर भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकोगे इन एक्सेस ऑफ 99%। इन एक्सेस ऑफ क्या है, 99%। मतलब अगर आपके पास में कितना यूज कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो भी आपकी मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है, सभी की लायबिलिटी जीएसटी लॉ में मंथली ही होती है, चाहे आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करो, चाहे आप मंथली फाइल करो, पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको क्या करना पड़ता है, मंथली। तो जो भी आपकी मंथली टैक्स लायबिलिटी है, उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% का यूटिलाइजेशन आप अपने ई क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं। बैलेंस आपके पास में बैलेंस लायबिलिटी का पेमेंट आपको ई कैश से करना ही पड़ेगा, भले ही आपके पास में आईटीसी अवेलेबल हो। रेस्ट्रिक्शन यूज पे है, कैरी फॉरवर्ड पे नहीं है। बचा हुआ आईटीसी नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड पे नहीं है, लैप्स नहीं होगा, अवेलमेंट भी होता रहेगा, सब कुछ वैसे चलेगा। बस यूटिलाइजेशन पे क्या लगाई है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है, और वो भी कितना है, 99% तक तो आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास में इतना आईटीसी अवेलेबल है। ये लायबिलिटी कैसे चलेगी, ये लायबिलिटी चलेगी हर, जैसे ये आपकी आईजीएसटी है, ठीक है, आईजीएसटी की लायबिलिटी है, तो आईजीएसटी की लायबिलिटी का कितना परसेंट, 99%, ठीक है, 99%। सीजीएसटी की लायबिलिटी का कितना परसेंट, 99%, ठीक है। एसजीएसटी की लायबिलिटी का कितना परसेंट, 99%। जीएसटी कंपनसेशन सेस की लायबिलिटी का कितना परसेंट, 99%। ओके, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा आपके पास में जितना भी आईजीएसटी का क्या है, आईटीसी है, आईजीएसटी का जितना भी आईटीसी है, सीजीएसटी का जितना भी आपके पास में आईटीसी है, एसजीएसटी का आपके पास में जितना भी क्या है, आईटीसी है, और आपके पास में जीएसटी कंपनसेशन सेस का जितना भी क्या है, आईटीसी है। आप इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो भी विच एवर इस क्या होगा, लोअर होगा, उतना पेमेंट आप अपने आईटीसी से कर सकेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास में आईटीसी ज्यादा है और लायबिलिटी आपकी क्या है, कम है, तो भी यूटिलाइजेशन आप कितना कर सकेंगे, लोअर, मतलब 99% जैसा। और अगर आपकी लायबिलिटी मान लीजिए क्या है, ज्यादा है, लायबिलिटी आपकी क्या बन रही, ज्यादा बन रही है, और आईटीसी आपके पास में क्या है, कम है, तब तो आप पूरा ही क्या कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ
बैलेंस बचा हुआ आईटीसी आपका नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यूटिलाइजेशन पे रेस्ट्रिक्शन है, अवेलमेंट पे किसी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 99% ऑफ किसका करना है, आउटपुट टैक्स। तो जो जो जीएसटी में आउटपुट टैक्स में जाता है, अब चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो जब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है। जब भी डिमांड आती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है। प्री डिपॉजिट होता है तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, हमारी यहां पर बन जाती है। आईटीसी का रिवर्सल होता है रूल 42 43 से, तो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती बनती है, सप्लाई फॉर ए कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस कि जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मंथली, उसका 99% तक मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बैलेंस 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 आपको ई कैश से पे करना ही पड़ेगा, इवन आपके पास में आईटीसी का बैलेंस अवेलेबल है। लॉ आगे यहां पर यह भी बोलता है, ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगी इन केसेस, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, सब लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। इन केसेस स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है, तो जान लें ये किन के लिए है। वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू 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 का जूस क्या होता है, वैल्यू का जूस होता है सेक्शन 15, और उसके क्या होते हैं रूल होते हैं 27, 28, 29, 30, 31, इस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है। तो जो भी वैल्यूएशन हो रहा है ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, टैक्सेबल, चाहे वो फॉर ए कंसीडरेशन हो विदाउट कंसीडरेशन हो, होनी क्या चाहिए, सप्लाई। शेड्यूल 3 की एक्टिविटी क्या नहीं होती है, सप्लाई नहीं होती, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। सप्लाई चाहे गुड्स की हो, सप्लाई चाहे किसकी हो, सर्विस की हो, ठीक है, चाहे फॉर ए कंसीडरेशन हो चाहे विदाउट कंसीडरेशन हो। जैसे अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, एन एम्प्लॉय को इन ए फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा की गिफ्ट दी, तब तो वो सप्लाई है, और अगर 50,000 से ज्यादा नहीं दी तो वो सप्लाई नहीं है। तो जो भी सप्लाई है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, सेक्शन किसके, 7 के अकॉर्डिंग, उसमें से भी कौन सी सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है अदर देन कौन सी, एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल है जिनकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब नील रेटेड नहीं आएगी, जो भी जीएसटी में गुड्स नील रेटेड है वो नहीं आएंगे, जो जो गुड सर्विसेज होली एग्जेम्प्ट है वो नहीं आएगी, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि ये सब एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई को क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। ओके, कोई एग्रीगेट टर्नओवर भी नहीं निकाल रहे हैं, और ये कोई टर्नओवर इन स्टेट भी नहीं निकाल रहे हैं, हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ कौन सी, टैक्सेबल सप्लाई, जो सेक्शन 15 से वैल्यूएशन आता है, उसमें एग्जेम्प्ट इंक्लूड नहीं करना है। नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, एल्कोहलिक लिकर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल क्या हो गई, गैस हो गई, इन सभी को इंक्लूड नहीं करना है। तो इन सभी को क्या करते हुए, एक्सक्लूड करते हुए, जो आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, एंड जीरो रेटेड सप्लाई को भी क्या करते हुए, एक्सक्लूड करते हुए। जीरो रेटेड सप्लाई, चाहे वो सप्लाई आपने फॉर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करी हो या फिर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स करी हो, जीरो रेटेड जो भी सप्लाई है, चाहे वो एक्सपोर्ट है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो किसकी हो, सर्विस की हो, उसको भी एक्सक्लूड रखना है। तो किसको, जीरो रेटेड सप्लाई, चाहे वो आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करी हो या विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी करी हो, उसको भी एक्सक्लूड करना है। सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। उसके अलावा जो आपकी क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है, उसके अलावा जो आपकी क्या है, टैक्सेबल क्या है, सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है इन ए मंथ, तो मंथली वाइज रेस्ट्रिक्शन होगी। तो हो सकता है किसी मंथ में रेस्ट्रिक्शन लगे और हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ना लगे, हो सकता है उसके नेक्स्ट मंथ में रेस्ट्रिक्शन लग जाए और हो सकता है उसके नेक्स्ट मंथ में ना लगे। इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन कोई पूरे फाइनेंशियल ईयर बेसिस नहीं है, और ये कोई प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नहीं है कि प्रीवियस ईयर में ऐसा टर्नओवर था तो पूरे साल रेस्ट्रिक्शन लगेगी। करंट फाइनेंशियल ईयर में मंथली देखना है, तो मंथली क्या देखना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक्सक्लूड कर देना। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई इवन विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी कराए तो भी उसको एक्सक्लूड करना। अब जो आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है जिस पर्टिकुलर मंथ में एक्सीड कर रही है, एक्सीड अप टू नहीं, एक्सीड कर जाए कितने को, 50 लाख रुपीस को, 50 लाख रुपीस को, तो उस महीने में क्या लगेगी, रेस्ट्रिक्शन लगेगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए अप्रैल में रेस्ट्रिक्शन लगी तो पेमेंट वैसे ही हमको किस में करना पड़ता है, मई में, तो जैसे अप्रैल आपका क्या होगा, एंड होगा, मालूम पड़ जाएगा कितनी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है। कहां से मालूम पड़ेगा, आपके रिटर्न जीएसटीआर 3B से।
आप उसमें बताएंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसमें आप बताते हैं कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई, उसमें आप बताते हैं जीरो रेट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई को हटा के, जीरो रेट सप्लाई को हटा के, बाकी बची हुई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर जाए उस महीने में, अप्रैल के मंथ में 50 लाख से ज्यादा, तो उस महीने में रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ मई में जब आपने रिटर्न क्या करा, फाइल करा, मई का रिटर्न आपने जब जून में जीएसटीआर 3B फाइल करा, तो उसमें आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस महीने में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। आप अपना एंटायर आईटीसी, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का, जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मंथली रेस्ट्रिक्शन है, ये कोई प्रीवियस ईयर के बेस पे नहीं है कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इससे ज्यादा था तो पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या लगेगी, रेस्ट्रिक्शन। किसी महीने में लग गई, अप्रैल में लग गई तो हो सकता है मई में नहीं लगे, मई में नहीं लगी तो हो सकता है क्या लग जाए, जून में लग जाए। तो मंथली बेसिस पे है, जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से ज्यादा है उनको इन्होंने क्या करा है, इस रेस्ट्रिक्शन में कवर करा है। जिनके टर्नओवर उससे ज्यादा नहीं है वो इस रेस्ट्रिक्शन से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। ठीक है ना, क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। अब इसका भी क्या है, एक्सेप्शन है कि आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, ठीक है ना, उस महीने के अंदर वैल्यू ऑफ कौन सी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट को हटा के, जीरो रेट को हटा के, ठीक है ना, जीरो रेट को हटा के, फिर भी आप पे ये रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। मतलब रूल 86B का भी आपको क्या बताएंगे, एक्सेप्शन बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अप्रैल मंथ के अंदर ध्यान से सुनिएगा, आपने जब रिटर्न फाइल करा, जब मई में आपने रिटर्न फाइल करा जीएसटीआर 3B में, तो आपने बताया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई 50 लाख से क्या है, ज्यादा है। ऐसा आपने अपनी जीएसटीआर 3B में रिटर्न में आपने बताया। आप पे रेस्ट्रिक्शन क्या हो गई, एप्लीकेबल हो गई। जब आप पे रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो गई है तो अगर आपने कोई सप्लाई उस महीने में, अप्रैल मंथ में जीरो रेटेड सप्लाई कर दी है, और जीरो रेटेड सप्लाई विथ कैसे करी है, पेमेंट ऑफ टैक्स पे करी है, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स पे, आपको मैंने क्या कहा, टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन वंस अगर ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो गई तो जो जीरो रेट सप्लाई है विथ पेमेंट ऑफ कौन सी है, टैक्स है, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो इस केस में भी आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना कर सकेंगे, 99 ही कर सकेंगे। मतलब टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है तो रूल 86B की रेस्ट्रिक्शन इस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जो जीरो रेट सप्लाई है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, मान लीजिए 1 लाख रुपीस का क्या बन रहा है, आईजीएसटी बन रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन, ठीक है, इसमें 99,000 कर सकेंगे। इससे ज्यादा भी अगर है तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 100% नहीं कर सकेंगे। रिमेनिंग 1% आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, टर्नओवर के लिए क्या करा है, मना करा है कि इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो गई तो फिर वो जीरो रेटेड सप्लाई जो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगी, उस पर भी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा एक इंटरप्रिटेशन हमने आपके लिए यहां पर क्या करा है, निकाला है। आइए अब आते हैं रूल 86B के एक्सेप्शन पे। टर्नओवर भी आपका क्या है, ज्यादा है, रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, जीएसटीआर 3B से वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, स्टिल आप पे ये रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी। आप अपना एंटायर आईटीसी क्या कर सकेंगे, यूटिलाइज कर सकेंगे फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, आउटपुट टैक्स। अब ये रेस्ट्रिक्शन कैसे, एक्सेप्शन कौन कौन सा है, तो ध्यान से सुनिए। अगर वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर है, करता है, कंपनी है, फर्म है, जो भी है रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वो जो जीएसटीएन है, जीएसटीएन, तो इसी से एक जूस निकला। ये रेस्ट्रिक्शन भी कौन सी है, जीएसटीएन बेसिस है। ये रेस्ट्रिक्शन कौन सी है, जीएसटीएन बेसिस है। इसका मतलब अगर एक पेन पे आपके इंडिया में बहुत सारे जीएसटीएन है तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर जीएसटीएन पे ये रेस्ट्रिक्शन लगे और किसी पर्टिकुलर जीएसटीएन पे 86B की रेस्ट्रिक्शन लगे ही ना, क्योंकि लॉ ने बोला है रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, जीएसटीएन बेसिस क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन है, पैन बेसिस ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन जूस निकाला। अब 86B के एक्सेप्शन पे क्या है, तो वो जो सैड पर्सन है, मतलब वो जो जीएसटीएन है, ठीक है, वो जो जीएसटीएन है तो वो तो जीएसटीएन हो गया। अब उस जीएसटीएन से जुड़े हुए लोग, जैसे कि कंपनी का कौन हो गया, एमडी हो गया, एमडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एमडी की, या फिर एचयूएफ है तो उसका कौन हो गया, कर्ता हो गया। मतलब बीच में और वर्ड यूज कर रहा हूं, या फिर तो वो जीएसटीएन वाला पर्सन,
या फिर जीएसटीएन का क्या हो गया, कर्ता हो गया। अगर जीएसटीएन एचयूएफ है तो उसका कर्ता हो गया। अगर जीएसटीएन कंपनी है तो कंपनी का कौन हो गया, एमडी हो गया। कंपनी का क्या हो गया, एमडी हो गया। और अगर जीएसटीएन फर्म है तो एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स, एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, सभी के सभी नहीं, कम फर्म में से कोई भी दो पार्टनर, कोई से भी क्या है, दो पार्टनर। कंपनी के केस में कोई भी दो होल टाइम डायरेक्टर, या फिर तो एक एमडी या फिर उसके क्या है, दो होल टाइम डायरेक्टर, कम से कम दो होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए एओपी बीओआई है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, गवर्निंग मेंबर्स होते हैं, तो एनी ऑफ क्या है, टू मेंबर्स। वापिस से समझिए, या फिर तो जीएसटीएन फर्म की बात कर लेता हूं, कंपनी की बात कर लेता हूं। पहले फर्म हो गई, कंपनी हो गई है, एचयूएफ हो गई है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई है। तो अगर वो जो फर्म है, ठीक है, वो जो कंपनी है, वो इनकम टैक्स लॉ में एक असेसी होगी। अगर उन्होंने इनकम टैक्स पे करा है, क्या पे करा है, इनकम टैक्स पे करा है एक्सीडिंग कितने का, 1 लाख का, 1 लाख नहीं, एक्सीडिंग 1 लाख का क्या करा है, इनकम टैक्स पे करा है। 1 लाख से ज्यादा उन्होंने इनकम टैक्स क्या करा है, पे करा है। 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे करा हुआ है किसने, कंपनी ने, फर्म ने, ठीक है ना, और किसने, सोल प्रोप्राइटरशिप ने। तो फिर उस केस में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, कंपनी ने पे नहीं करा, फर्म ने पे नहीं करा, एचयूएफ ने पे नहीं करा है, कोई बात नहीं। अगर उसके कर्ता ने करा है, ठीक है ना, उस कंपनी के किसने करा है, एमडी ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनकम टैक्स पे करा है 1 लाख से ज्यादा। फर्म के केस में कम से कम क्या है, दो पार्टनर ने, कम से कम दो पार्टनर ने ईच ने 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करा है। कंपनी के केस में एमडी या फिर दो होल टाइम डायरेक्टर ने, ठीक है ना, या फिर तो 1 एमडी या फिर और 2 होल टाइम डायरेक्टर ने अगर क्या करा है, पे करा है, तो भी रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी। तो मतलब एक वाइज तो जीएसटीएन बेसिस देख रहे हैं कि कंपनी ने पे कर दिया, कंपनी ने नहीं तो उसके एमडी ने, एमडी ने नहीं तो दो होल टाइम डायरेक्टर ने। फर्म ने 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कराओ, फर्म ने नहीं तो फर्म के कम से कम किसने, दो पार्टनर ने क्या कराओ, पे कराओ। एचयूएफ ने पे कराओ, एचयूएफ ने नहीं तो उसके कर्ता ने, कर्ता के अलावा मेंबर्स नहीं, कर्ता के अलावा मेंबर्स नहीं, खुद कर्ता ने क्या कराओ, 1 लाख से ज्यादा क्या करा हो, इनकम टैक्स का पेमेंट करा हो, तो ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक तो देखना जीएसटीएन बेसिस, ठीक है ना, वो जीएसटीएन नहीं है तो उसका कर्ता देख लो, उस जीएसटीएन का एमडी देख लो, उस जीएसटीएन के दो होल टाइम डायरेक्टर देख लो, उस जीएसटीएन के दो क्या देख लो, पार्टनर देख लो। अगर उन्होंने इनकम टैक्स पे करा है, 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे करा है, सरचार्ज इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, सेस जो होते हैं वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इनकम टैक्स टीडीएस की तरह पे कराओ तो वो भी इनकम टैक्स है, एडवांस टैक्स की तरह पे कराओ तो भी इनकम टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट की तरह पे कराओ तो भी वो क्या है, इनकम टैक्स है। स्क्रूटनी में पे करा हो तो भी वो इनकम टैक्स है, ठीक है ना। 143(1) की प्रोसेसिंग में करा हो, इनकम एस्केपमेंट में कराओ, बेस्ट जजमेंट में करा हो, सर्च में कराओ, अरे भाई कैसे भी कराओ, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, ठीक है ना, क्या कराओ हो, इनकम टैक्स पे कराओ। अब यहां पर एक बात बनती है कि कई बार क्या होता है, एडिशनल टैक्स होता है। आप सभी डीटी के भी स्टूडेंट रहेंगे तो आपको मालूम है कि कई बार एडिशनल टैक्स भी क्या करने पड़ जाते हैं, पे करने पड़ जाते हैं। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आप क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आप क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रोविजन आते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडिशनल टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है, वो जो एडिशनल टैक्स है, लेते तो हमसे इनकम टैक्स के नाम से ही है, ट्रस्ट के केस में भी लग जाता है, एडिशनल टैक्स लग जाता है क्विट करने पे, ठीक है, डी रजिस्ट्रेशन पे क्या होता है, क्विट करने पे क्या लग जाता है, इनका एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या उस एडिशनल टैक्स को हम इनकम टैक्स माने या नहीं माने। तो इन माय ओपिनियन नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन में यहां इनकम टैक्स का मतलब रिटर्न बेसिस होगा कि कंपनी ने अपना रिटर्न फाइल करा, उस पे जो इनकम टैक्स बना, फर्म ने जो रिटर्न फाइल करा उसका इनकम टैक्स है, एचयूएफ ने रिटर्न फाइल करा कर्ता के रिटर्न के अकॉर्डिंग, एमडी के रिटर्न का अकॉर्डिंग, एमडी के खुद का रिटर्न, या फिर क्या है, दोनों पार्टनर का, दोनों क्या होल टाइम डायरेक्टर के रिटर्न पे जो टैक्स बन रहा है। हालांकि एडिशनल टैक्स भी होता तो कौन सा है, इनकम टैक्स है, लेकिन इन माय ओपिनियन यहां पर इनकी फीलिंग्स जो रही होगी वो रिटर्न पे जो क्या है, टैक्स है। अगर 1 लाख से ज्यादा टैक्स आपने क्या कर दिया है, पेड कर दिया है, क्या कर दिया है, पे कर दिया है, कौन सी ईयर का, ये बात ध्यान से समझना। इन ईच ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, इन ईच ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब दोनों फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक में भी नहीं, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में। और दोनों ही कौन से होने चाहिए, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए। कभी 5 साल में 2 साल बार नहीं, 4 साल में 2 साल बार नहीं, 3 में से 2 साल बार नहीं, पिछले जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जिनकी रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या हो गई हो, एक्सपायर हो गई हो।
तो रिटर्न टाइम फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई हो तो इसका जूस देखिए। अगर मान लीजिए ये रेस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं, ठीक है ना, मई 2022 मंथ के लिए, ठीक है ना, तो इस समय हमारे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने की हमारी जो ड्यू डेट है वो कौन कौन सी ईयर की निकली होगी? अच्छा, क्या 21-22 की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई होगी? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 139 से, 139 किससे? 1 से, जो ड्यू डेट होती है, हम कोई बिलेटेड रिटर्न की बात नहीं कर रहे, 139 से रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हुई होगी। आंसर इज नो। तो इसका मतलब है हमको सिर्फ और सिर्फ वो क्या लेने हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर लेने हैं जिनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी होगी। तो जैसे कि इसकी रिटर्न ड्यू डेट क्या रही होगी? या फिर तो 31 जुलाई 2000 कौन सा 21, या फिर मान लीजिए 31 अक्टूबर 2021, या 30 क्या है नवंबर 2000 कौन सा 21। तो ये तीनों ही डेट क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। कब? मई 2022 में एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अभी क्या नहीं हुई है? एक्सपायर नहीं हुई है। तो एक तो हो गया 20-21 और एक हो जाएगा आपके लिए कौन सा? 19-20, क्योंकि 19-20 के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। या फिर तो ड्यू डेट कौन सी रही होगी? 31 जुलाई 2020, या फिर रही होगी 31 अक्टूबर 2020, या फिर 30 नवंबर 2000 कौन सा 20। तो ये रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो जिनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में, या फिर तो किसने? कंपनी ने, या कंपनी के एमडी ने, या फिर दो होल टाइम डायरेक्टर ने, या फिर तो फर्म ने, या फिर फर्म के कोई भी दो पार्टनर ने, या फिर तो एचयूएफ ने, या फिर एचयूएफ के कर्ता ने, इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में अपने रिटर्न के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा क्या करा हो? पे कर दिया हो। ठीक है ना, उस समय क्या कर दिया हो? पे कर दिया हो। बाद में रिफंड बनेगा आपका, उससे अभी मतलब नहीं है। मई 2022 का जब आप रिटर्न जून में फाइल कर रहे होंगे, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे होंगे, उस समय अगर आपने इन ईयर का इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे करा, उस समय की बात कर रहे हैं। हो सकता है बाद में इनकम टैक्स इनकम एस्केपमेंट हो जाए और टैक्स बढ़ जाए, हो सकता है कि कुछ बाद में क्या हो जाए? रिफंड हो जाए, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो जाए, डजंट मैटर। अभी की बात कर रहे हैं, जिस समय फॉर द टाइम बिंग की बात कर रहे हैं, अगर उस समय आपने दोनों ही फाइनेंशियल ईयर जिनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी हो, अगर दोनों फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं अब इसी साल में दिसंबर 2022 लेते हैं, दिसंबर 2022, तो इस डेट को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आपकी 21-22 की भी एक्सपायर हो चुकी होगी। बिल्कुल, अब क्या हो चुकी होगी? एक्सपायर हो चुकी होगी। तो अब इस महीने के लिए, दिसंबर 2022 के लिए जब आप फाइनेंशियल ईयर देखोगे, तो एक तो देखोगे 21-22, क्योंकि इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रही होगी 31 जुलाई 2000 कौन सा 22, या फिर रही होगी 31 अक्टूबर 2022, या फिर रही होगी 30 नवंबर 2022। तीनों ही डेट क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। हमने ऐसा एग्जांपल लिया, तो एक तो फाइनेंशियल 21-22 देखेंगे और दूसरा फाइनेंशियल ईयर आप कौन सा देखेंगे? 20-21 देखेंगे। तो जब भी आप जीएसटीआर 3 भी क्या कर रहे हैं? फाइल कर रहे हैं, उस दिन जिस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 139(1) से, बिलेटेड वाली नहीं, 139(1) से जो ड्यू डेट होती है, अगर वो क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है, तो उन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में आपने, आपका मतलब जीएसटीएन, आपका जीएसटीएन नहीं तो प्रोप्राइटर हो गया, कर्ता हो गया, दो क्या हो गए? होल टाइम डायरेक्टर हो गए, दो पार्टनर हो गए, या फिर कौन हो गया? एमडी हो गया। अगर 1-1 लाख से ज्यादा, 1-1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स का पेमेंट करा हुआ है, तो फिर आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं होगी? एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये मंथली वाइज क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा। या फिर और, ठीक है ना, या फिर और भी है, एक और तरीका है जिससे हो सकता है रेस्ट्रिक्शन ना लगे। आप जो रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप जो क्या हो? रजिस्टर्ड पर्सन हो, कंपोजिशन वाले तो हो ही नहीं सकते आप, आईएसडी की तरह रजिस्टर्ड हो, टीडीएस टीसीएस तो वो तो हो नहीं सकते, तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर होंगे एज ए सीटीपी एनआरटीपी, ओके, इंक्लूडिंग। तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिसीव्ड हुआ है, रिफंड रिसीव्ड हुआ है, रिफंड जीएसटी में रिफंड मिला हो, जीएसटी का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड नहीं। इनकम टैक्स में तो 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स का पेमेंट कराओ, जीएसटी में अगर आपको क्या मिला है? रिफंड मिला है, ठीक है ना, अगर आपको क्या मिला है? रिफंड मिला है मोर देन कितने का? 1 लाख रुपीस का। अगेन अमाउंट सेम है, 1 लाख रुपीस ज्यादा, लेकिन रिफंड कौन सा? रिफंड तो हमारे आईटीसी का भी रिफंड होता है,
रिफंड हमारे आईटीसी का भी होता है, रिफंड हमारे ई कैश का भी होता है, रिफंड हमने ज्यादा आउटपुट टैक्स पे कर दिया है, इंटरेस्ट पेनल्टी, उनका भी क्या होता है, रिफंड होता है। रिफंड तो हमारा क्या होता है, उनका भी हो जाता है। प्री डिपॉजिट पे कर दिया, उसका भी क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है। ठीक है, डिमांड में जीत गए तो डिमांड पे अगर जीत गए, रिफंड उसका भी होता है। तो कौन से रिफंड की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे रजिस्टर्ड पर्सन को रिसीव हुआ रिफंड मोर देन कितने का, 1 लाख रुपीस का इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 2 साल नहीं देखना है, इसमें देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और वो भी रिफंड और सिर्फ किसका, आपके आईटीसी का रिफंड, सिर्फ और सिर्फ आईटीसी का रिफंड। आईटीसी का रिफंड 2 केस में मिलता है। कौन से 2 केस मिलता है, या फिर तो एक इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो, मतलब आपकी किसी भी एक इनपुट की रेट आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रेट से क्या हो, ज्यादा हो। किसी भी एक इनपुट की रेट, इनपुट सर्विस नहीं, कैपिटल गुड्स नहीं, इनपुट, तो कोई भी एक इनपुट की रेट, चाहे वो स्मॉल प्रोपोर्शन का ही क्यों ना हो, एक इनपुट की रेट भी अगर आपकी ज्यादा है आउटपुट टैक्स की क्या है रेट से, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, तो वहां आपको आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो अगर वो प्रीवियस ईयर में, अगर प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, अगर उसमें 1 लाख से ज्यादा का अगर आपको क्यूमुलेटिव पूरे साल भर का देखना है, एक बार का नहीं कि एक बार रिफंड एप्लीकेशन करी, पूरे साल भर का अगर 1 लाख से ज्यादा मिला है, या फिर आपका रिफंड कब होता है, जब आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सा टैक्स, ध्यान से सुनिएगा, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ क्या हुई है, टैक्स हुई है। विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सी हुई है, अगर आपकी क्या हुई है, टैक्स हुई है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलता है। वो अगर आपके 1 लाख से क्या है, ज्यादा है, वो अगर आपके 1 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, या फिर तो आपका कौन सा, जीरोटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, कोई सा भी रिफंड अगर 1 लाख से ज्यादा है। ध्यान से सुन लेना, अगर आपने सप्लाई जीरोटेड सप्लाई करी थी और वो आपने सप्लाई करी थी विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ में, विथ पेमेंट ऑफ किसके साथ में, टैक्स के साथ में, और फिर आपने इसका क्या लिया, रिफंड लिया, इसका अगर आपने क्या लिया, रिफंड लिया, और वो रिफंड 1 लाख से ज्यादा है, तो वो यहां पर एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। वो रिफंड अगर 1 लाख से ज्यादा भी हुआ तो वो कवर नहीं होगा, क्योंकि यहां रिफंड सिर्फ और सिर्फ आईटीसी के रिफंड की बात कर रहे हैं, टैक्स के रिफंड की क्या नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ई कैश के रिफंड की बात नहीं कर रहे हैं, आईटीसी का रिफंड। तो जिन्होंने भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिस भी जीएसटीएन ने प्रीसीडिंग, जीएसटीएन बेसिस बात हो रही है, तो जिस जीएसटीएन ने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी का रिफंड लिया है, चाहे वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ क्या हो, टैक्स का हो, उन पर भी ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। भले ही आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूडिंग जीरोटेड सप्लाई 50 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो, आपको नहीं होगा। या फिर तो रिफंड हो, या फिर इनकम टैक्स में 1 लाख से ज्यादा। लेकिन इनकम टैक्स भी कौन से, दोनों साल। इनकम टैक्स के लिए कितने हैं, इनकम टैक्स के लिए 2 साल है, और रिफंड जीएसटी के रिफंड में कितना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी का रिफंड देखेंगे, कोई कैश रिफंड नहीं देखेंगे, जो टैक्स पे कर दिया है उसका रिफंड हम नहीं देखेंगे, पेनल्टी वाला रिफंड इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट का रिफंड इंक्लूड वो भी हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्योरली आईटीसी का रिफंड हम क्या यहां पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यस, तीसरा एक्सेप्शन क्या है, तीसरा एक्सेप्शन है द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहां पर क्या हो गया, जीएसटीएन हो गया। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहां पर क्या हो चुका है, जीएसटीएन हो चुका है। डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी, डिस्चार्ज कर दिए, डिस्चार्ज है मतलब ऑलरेडी पे करा हुआ है। हिज लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स, आरसीएम वाली नहीं, पेनल्टी भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, और कोई से भी नहीं, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी उसने पे करी है, डिस्चार्ज कर चुका है पहले, थ्रू किससे, ई कैश लेजर से। ई कैश लेजर से वो ऑलरेडी क्या करा हुआ है, पे करा हुआ है, कितना, विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो जितनी भी उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, करंट फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की नहीं देखनी है, करंट फाइनेंशियल ईयर में जो जो मंथ निकल चुके हैं, ठीक है ना, करंट मंथ के लिए नहीं देखना है, करंट मंथ से पहले के जो जो आपके क्या है मंथ हैं, उनमें जितनी भी क्यूमुलेटिवली सबको ऐड करने पे जितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसका कितना है, 1% से ज्यादा आप टोटल ई कैश से पे करे हो, ठीक है ना। पर्टिकुलर मंथ वाइज नहीं देखना है, क्यूमुलेटिव देखना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर कौन से की बात हो रही थी, दिसंबर 2022 के लिए देखना है, दिसंबर 2022, तो इसका आप रिटर्न फाइल करोगे किसके अंदर, जैन में रिटर्न फाइल करोगे, जैन 23 में।
तो इससे पहले के जितने भी मंथ आपके निकल गए करंट फाइनेंशियल ईयर के, करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब कौन सा हो गया, अप्रैल 22 से लेकर आपके नवंबर 2022, नवंबर 2022, क्योंकि दिसंबर का तो हम बात कर रहे हैं, तो नवंबर 2022, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सभी 8 मंथ्स में क्यूमुलेटिवली जितनी भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके 1% से ज्यादा, 1% से ज्यादा, 1% नहीं 1% से ज्यादा, यहां पर 50 लाख से ज्यादा यूज करा है, 1 लाख से ज्यादा इन्होंने वर्ड क्या करा है, यूज करा है। इनकम टैक्स आपने पे करा हो वो भी कितना, 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स क्या करा हो, पे करा हो, रिफंड मिला हो 1 लाख से ज्यादा, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के 1% से ज्यादा अगर आपने ई कैश से पे कर दिया है, कौन से मंथ से लेकर, अप्रैल से लेकर कौन सा है, नवंबर, मंथ वाइज नहीं देखना है, क्यूमुलेटिव देखना है। तो दिसंबर की तो हम बात कर रहे हैं, दिसंबर के लिए डिसाइड करना चाहते हैं कि हम पे एक्सेप्शन काम करेगा या नहीं करेगा, तो दिसंबर मंथ से पहले कौन सा हो गया, नवंबर मंथ की हम लायबिलिटी पे कर चुके होंगे। तो उसके लिए क्यूमुलेटिवली जितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के 1% से ज्यादा अगर हम ई कैश से क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, तो भी ये हम पे क्या होगी, रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो 3 इन्होंने तरीके दिए, या फिर तो आपने इनकम टैक्स पे कर रखे हो 1 लाख से ज्यादा, आपके जीएसटीएन ने या फिर कर्ता ने या फिर एमडी ने या 2 होल टाइम डायरेक्टर ने या 2 किसने, पार्टनर ने, 2 मेंबर ने, ठीक है ना। कौन सी ईयर का, जिन ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 139(1) से एक्सपायर हो चुकी है, इनकम टैक्स पे कराओ, सरचार्ज, सेस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, इनकम एस्केपमेंट, बेस जजमेंट, स्क्रूटनी, कैसे भी पे करके करा हो आपने। या फिर आपको रिफंड मिला हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आईटीसी वाला, ई कैश वाला नहीं, ज्यादा टैक्स पे कर दिया हो फिर उसका रिफंड लिया हो वो भी नहीं, कोई पेनल्टी वेनल्टी वो भी नहीं। या फिर आपने अभी तक करंट फाइनेंशियल ईयर में 1% से ज्यादा, वन क्यूमुलेटिव देखना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के 1% से ज्यादा आपने क्या कराओ, ई कैश में पेमेंट कराओ। तीनों में से अगर किसी में भी अगर एक्सेप्शन में फॉल हो गए तो ये रेस्ट्रिक्शन आप पे क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तीनों में से भी कोई भी एक एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाए। अब इसमें एक बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल 2022 के लिए देखना है, अप्रैल कौन सा देखना है, 2022, अगर आपको क्या करना है, देखना है अप्रैल 2022, तो इस केस में अभी वाली जो तीसरी रेस्ट्रिक्शन है वो काम ही नहीं करेगी। तो अप्रैल 2022 में अगर आप ये तीसरी रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहेंगे तो ये एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं, ये तीसरी वाली एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो देखना है वो क्यूमुलेटिव देखना है करंट फाइनेंशियल ईयर का, और अभी तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले पिछला वाला महीना करंट फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, यही अगर आपको किसका देखना हो, मई 2022 के लिए देखना हो, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कितना महीना निकला, अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ की जितनी भी क्या थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, आउटपुट क्या थी, टैक्स लायबिलिटी थी, उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का अगर आपने 1% से भी ज्यादा अगर आपने ई कैश से क्या कर दिया है, पे कर दिया है, 1% से ज्यादा भी आपने किससे पे कर दिया है, ई कैश से पे कर दिया, तो फिर उस केस में मई वाले पे ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर फिर जब आप किस में जाएंगे, जून मंथ में जाएंगे, जून 2022 के लिए देखेंगे, तो क्यूमुलेटिव आपके पास में क्या हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे, अप्रैल मई। अप्रैल मई की रिटर्न से अकॉर्डिंग जितनी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके अगर आपने 1% से ज्यादा क्यूमुलेटिवली ई कैश से पे कर दिया है तो फिर जून में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो करंट फाइनेंशियल ईयर देखना है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर देखना है हमको, करंट फाइनेंशियल ईयर देखना है। तीनों में से किसी भी एक्सेप्शन में कवर हो जाओ, ये रेस्ट्रिक्शन आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी। या फिर आपका टर्नओवर ही 50 लाख से ज्यादा नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई का एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूडिंग ड्यूटेड, तो भी ये रेस्ट्रिक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होती है। लास्ट एक्सेप्शन दिया है वो गवर्नमेंट ने खुद के लिए, अपने आप के लिए रखा है, रजिस्टर्ड पर्सन जो खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन पे ये किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन काम ही नहीं करेगी। पीएसयूज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, लोकल अथॉरिटीज है, स्टैच्यूटरी क्या है, बॉडीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनीज है, सेंट्रल की है, स्टेट की गवर्नमेंट कंपनीज है, लोकल अथॉरिटीज है, स्टैच्यूटरी क्या है, बॉडीज है। तो गवर्नमेंट ने खुद ने अपने आप को इस रेस्ट्रिक्शन से क्या रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है। वो अपना 100% आईटीसी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, 100% आईटीसी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे रूल 86B की क्या थी, रेस्ट्रिक्शन थी। साथ ही साथ इन्होंने कहा प्रोवाइडेड फर्दर डेट कमिश्नर,
खुद किसके पास में प्रोवाइजो डाला, और प्रोवाइजो में पावर किसने रखी, कमिश्नर ने, या फिर कमिश्नर क्या करे, ऑथराइज करे, खुद कमिश्नर क्या करे, ऑथराइज करे, इन दिस बिहाफ में रिमूव करी जा सकती है, मतलब प्रोवाइजो डाला है, में रिमूव की जा सकती है इस रेस्ट्रिक्शन को आफ्टर सच वेरिफिकेशन के बाद में, आफ्टर सच वेरिफिकेशन के बाद में भी रिमूव की जा सकती है। तो ये प्रोवाइजो इन्होंने डाला हुआ है, प्रोवाइजो से पावर रखी हुई है कि जिन पे ये रेस्ट्रिक्शन है हम उन पे हटा भी सकते हैं, और उसके अलावा ये रेस्ट्रिक्शन किन पे काम नहीं करेगी, तो ध्यान रखना, जीएसटीएन या फिर कर्ता, जीएसटीएन या फिर एमडी, जीएसटीएन या फिर 2 होल टाइम डायरेक्टर, जीएसटीएन या फिर 2 क्या हो गए, पार्टनर हो गए, जीएसटीएन या फिर 2 क्या हो गए, मेंबर हो गए, और 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स का क्या कराओ, पेमेंट कराओ, या फिर जो जीएसटीएन है उसको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला हो, कौन से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ आईटीसी का, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में क्यूमुलेटिवली अभी तक आपने ई कैश से आप पेमेंट कर चुके हो अपनी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्यूमुलेटिवली देखना है 1% से ज्यादा, तो भी ये रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करने वाली है। तो ये हमारी रूल 86B की रेस्ट्रिक्शन है जो 1 जनवरी 2021 से इन्होंने क्या कर दी थी, एप्लीकेबल कर दी थी। तो सारा कंट्रोल लगे हुए हैं। पहले तो रूल 86A से इन्होंने ब्लॉकिंग करी कि ब्लॉक ही कर देंगे, बड़े डिफॉल्ट होंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, अवेलमेंट हो सकेगा लेकिन क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग हो जाएगी। थोड़े से कम क्या है 86B में इन्होंने क्या करा, उसके यूटिलाइजेशन पे इन्होंने क्या लगाई है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है, यूटिलाइजेशन पे क्या लगाई है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है। लेकिन जो इनकम टैक्स में इतना टैक्स पे कर रहे हैं या फिर रिफंड ले रहे हैं, मतलब जांचे परखे हैं, तो उन पे ये रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो ये हमारे रूल 86B का हर एक वर्ड का हमने यहां पर ओवरराइडिंग रूल है। रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन कवर नहीं होगा, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस जूस निकाल दिया, कवर नहीं होगा, सीटीपी, एनआरटीपी कवर हो जाएगा, ओआईडीआर बाहर वाला ओआईडीआर कवर नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर यहां कवर हो रहे हैं। वो हमने यहां पर क्या निकाला है, जूस निकाला है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में जीरो रेटेड इंक्लूड नहीं करनी है, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन लग गई आपके ऊपर तो जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस पर भी आप 99% तक ही आईटीसी यूज कर सकोगे, रिमेनिंग तो उस पर भी आपको ई कैश से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का मतलब रिटर्न मान रहे हैं, कोई एडिशनल टैक्स वो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बाद में आपको रिफंड मिल गया उससे मतलब नहीं है, जिस समय आप जीएसटीआर 3 भी क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो, उस समय की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उस समय 1 लाख से ज्यादा पे नहीं था, बाद में इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट हुआ, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ा, तो भी आप एक्सेप्शन में क्या नहीं हो सकते, फॉल नहीं हो सकते। मतलब जिस समय जीएसटीआर 3 भी क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, उस समय देखना है कि जो लास्ट 2 प्रीवियस ईयर है जिनके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हुई है, उनमें हमने दोनों में 1 लाख से ज्यादा पे करा हो। बाद में पे करा तो एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा, उस समय क्या करा हो, पे करा हो। बाद में रिफंड मिल जाए तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन का बेनिफिट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। रिफंड भी किसका, आईटीसी का रिफंड था, जूस निकाला टैक्स पैक्स का रिफंड नहीं था, एल्स नहीं तो आप ज्यादा टैक्स पे कर दोगे, रिफंड ले लोगे और बोलोगे एक्सेप्शन में क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। तो आईटीसी का क्या होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट 86B का हर एक वर्ड का यहां पर हमने क्या निकाला है, जूस निकाला है। तो क्वेश्चन करते समय ध्यान देना होगा कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है क्या, ठीक है, अदर देन एग्जेम्प्ट, अदर देन जीरोटेड, अगर है तो ये एक्सेप्शन क्या होगा, फॉल हो जाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन आप पे फॉल हो जाएगी। और ये सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है, सेल्फ है, पोर्टल नहीं करेगा, शैल नॉट यूज, आप खुद ही क्या नहीं करेंगे, अपने आईटीसी को क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, खुद ही आप अपना पेमेंट क्या करेंगे, ई कैश लेजर से ही क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, खुद करेंगे। नहीं तो 29 सबसेक्शन 2 से रजिस्ट्रेशन क्या हो सकेगा, आपका कैंसिल भी हो सकेगा। तो कंप्लीट हर एक वर्ड का यहां पर क्या निकाल दिया है, आपके लिए जूस निकाल दिया है।